आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विनोद तिवारी है। ईपीजी पाठशाला हिंदी के प्रश्न पत्र हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कथा साहित्य में आज हम उपन्यास की संरचना पर बातचीत करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत आज आप उपन्यास के उद्भव, उसके विकास और कैसे वह एक सामाजिक विधा के रूप में आधुनिक समाजों में सबसे लोकप्रिय विधा हुई है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही हम उपन्यास की संरचना, उसके प्लॉट, कथानक, एक तरह से उपन्यास को निर्मित करने वाले जो शिल्प विधान हैं उन पर हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे। और इसी इकाई के तहत आज हम आधुनिक समाजों के बनते, परिवर्तित होते, बदलते चले जाने के साथ साथ इस विधा में आए रूपगत और विषयगत परिवर्तनों को भी लक्षित करते हुए जो उपन्यास की विधा में तोड़-फोड़ हुए हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। दरअसल उपन्यास को यह कहा जाता है कि वह आधुनिक युग का महाकाव्य है। तो निश्चित ही इसका तात्पर्य जो प्राचीन युग था उसमें महाकाव्य रचे जा रहे थे, उनसे भिन्न आधुनिक युग में समाजों के विकसित होने के साथ साथ उपन्यास का विकास होता है। आदिम युग से ही मनुष्य कथा कहने का एक अभ्यासी रहा है। कहानी इसके उदाहरण है, लेकिन कहानी के जन्म का उदाहरण जितना पुराना है, उपन्यास के जन्म का उदाहरण उतना ही नया है। 14वीं 15वीं शताब्दी में यूरोप में उपन्यास का जन्म शुरू होता है और एक तरह से रेनेसां के साथ यह विधा सामने आती है। ठीक उपन्यास और सिनेमा एक तरह से दोनों ही तकनीकी युग की विधाएं हैं और इसीलिए इस विधा को हम एक पूंजीवादी समय में विकसित और आगे बढ़ने वाली विधा के रूप में भी देखते और जानते हैं। उपन्यास की जो एक परंपरा की अगर हम बात करें या इतिहास की बात करें तो जॉन बानेन की पुस्तक द पिलग्रिम प्रोग्रेस को सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। हालांकि यह मूल रूप से जो उपन्यास की परिभाषा है या जिसे हम तकनीकी दृष्टि से उपन्यास आज कहते हैं, उस संरचना से भिन्न है। यह एक तरह से धार्मिक यात्राओं के संदर्भ से लिखी गई रचना है। ठीक इसके बाद रॉबिन्सन क्रूसो का उपन्यास आता है। उस लिहाज से अगर आप इसको देखें तो वह भी एक व्यापारिक यात्रा के दौरान रचा गया उपन्यास है। तो शुरू में जो उपन्यास जहाँ से जन्म लेता है या जहाँ से उपन्यास शुरू होता है, वह दरअसल धार्मिक और व्यापारिक यात्राओं के को मद्देनज़र रखते हुए जिन लोगों ने उन यात्रा अनुभवों को, जो रोमांचकारी और एक तरह से कठिन अनुभवों वाली यात्राएं थीं, उनको दर्ज करने के लिए उपन्यास को सामने ले आए। लेकिन धीरे धीरे यह विधा अपने इस प्रारंभिक यात्रा से एक लंबी यात्रा करते हुए मानवीय समाज में उसके अपने पूरे ही आख्यान को, उसके अपने पूरे ही जीवन व्यवहार को और साथ ही साथ उसके एक पूरे ही सामाजिक आचरण को प्रदर्शित करने वाली, चित्रित करने वाली विधा के रूप में सामने आती है। इसीलिए उपन्यास की पढ़त सामान्य जो साहित्यिक विधाएं हैं उनकी तुलना में सामाजिक दृष्टि से अधिक है। उसका कारण है एक साहित्य के विद्यार्थी के लिए, जबकि वह न इतिहास का विद्यार्थी होता है, न वह राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होता है और न ही समाज विज्ञान का विद्यार्थी, तो उपन्यास दरअसल एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसके सहारे वह इन तीनों ही संरचनाओं पर, इन तीनों ही विषयों पर एक आंतरिक ढंग से पहुंच सकता है। और इसीलिए उपन्यास के बारे में यह कहा जाता है कि वह केवल एक लिटरेरी कंस्ट्रक्ट या साहित्यिक निर्मिति भर नहीं होती, वह दरअसल एक ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक पाठ भी होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ भारत में जो उपन्यास आया वह एक तरह से हमारा जो औपनिवेशिक दौर था उस औपनिवेशिक काल में आता है और उसमें व्यापार, धर्म और साथ ही साथ धीरे धीरे एक राजनीतिक और सामाजिक तंत्र भी विकसित होता है। इस लिहाज से जब हम उपन्यास को देखते हैं तो सबसे पहले वह
माना जाता है कि अपनी संरचना में, अपने पूरे फॉर्म में वह यूरोप से आता है, लेकिन विषय और समस्याएं हमारे अपने देश की होती हैं। इसीलिए वो लेस्ली फीडलर का बहुत ही मशहूर कथन है कि उपन्यास और देश एक साथ जन्म लेते हैं। तो आज हम आगे इस संदर्भ को रखते हुए उपन्यास, उसकी अनुवृत्ति, उसके देश काल, उसमें जो कथोपकथन है या कथानक की संरचना है, इन सब पर एक एक क्रम से बातचीत करेंगे। उपन्यास, जैसा कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि सामंती और प्रजातांत्रिक समाजों में वह जो उसके विषय होते थे, कहीं वह ईश्वर के दूत, कहीं ईश पुत्रों या किसी राजा या किसी चरित्र नायक या किसी ऐसे मिथकीय चरित्र को लेकर के महाकाव्यात्मक जो चरित्र विकसित किए जाते थे, उसकी जगह पर जब हम आधुनिक महाकाव्य कहते हैं उपन्यास को, तो वह सीधे सीधे अब किसी ईश्वर के पुत्र या देवदूत या किसी राजा के पुत्र या किसी राजा या किसी ऐसे मिथकीय चरित्र को आधार बना करके नहीं रचे जाते हैं। इसीलिए वह हमारे और आपके बीच के किसी एक व्यक्ति को, किसी एक मनुष्य को जो अपनी प्रातिनिधिकता में किसी समाज की समस्या को लक्षित करता है, उस चरित्र को लेते हैं और फिर उसके आधार पर हम उसकी संरचना विकसित करते हैं। इसीलिए यह आधुनिक युग का महाकाव्य है, अपने विस्तार में भी और अपने विषय और समस्या के लिहाज से भी। सबसे पहले जब हम उपन्यास की बात करते हैं तो भारत में इसके लिए मराठी में कादंबरी शब्द का प्रयोग किया जाता है और बांग्ला में इसके लिए शब्द है नवल कथा। तो नवल शब्द को कुछ विद्वानों ने नावल की तर्ज पर उससे जोड़ते हुए एक नूतनता के अर्थ में इसका प्रयोग किया है और यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उपन्यास अपने इस नावल या नवल होने में ही उपन्यास है और इसी लिहाज से वह लगातार अपने विधा में बदलता भी रहा है, उसमें प्रयोग भी हुए हैं और यह बदलाव, यह प्रयोग दरअसल इस नूतनता का द्योतक है। उपन्यास के उदय को लेकर के जो एक सबसे महत्वपूर्ण किताब है आयन वाट की उपन्यास का उदय, 1947 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने शोध के दौरान इसी विषय से आयन वाट ने काम किया था और इस शोध को प्रस्तुत किया था। बाद में यह उपन्यास का उदय नाम से हिंदी में भी अनुवाद हुआ और यह एक तरह से प्रारंभिक किताब है जो उपन्यास का विकास, उपन्यास का जन्म और उपन्यास के इतिहास को लक्षित करने वाली किताब के रूप में देखा जाता है। अपने शोध प्रबंध में आयन वाट ने उपन्यास की इस नूतनता को, नवलता को स्पष्ट करते हुए लिखा है, पुरानी साहित्यिक विधाओं में परंपरा का अनुकरण ही सामान्य कसौटी था। उदाहरणतः प्राचीन एवं पुनर्जागरण युग के महाकाव्यों में कथानक अतीत के इतिहास अथवा दंत कथाओं पर आधारित थे और लेखक के प्रतिपादन की योग्यता शैली के निर्धारित भावों के अनुसार साहित्यिक सौष्ठव प्रदर्शित करने से आंकी जाती थी। इस रूढ़िवाद को प्रथम और सबसे बड़ी चुनौती उपन्यास से मिली। इसका प्रमुख सिद्धांत व्यक्तिगत अनुभवों के प्रति सच्चाई है। ये व्यक्तिगत अनुभव सदैव विशिष्ट होते हैं, अतः नवीन भी। इस प्रकार उपन्यास संस्कृति का एक ऐसा तर्कपूर्ण साहित्यिक माध्यम है जिसने गत कुछ एक शताब्दियों में मौलिकता अथवा नवीनता को महत्व प्रदान किया है। अतः इस विधा को नावल के नाम से अभिहित करना सार्थक ही है। आयन वाट अपने इस उद्धरण से स्पष्ट ढंग से दिखाते हैं कि दरअसल व्यक्तिगत अनुभव और उसकी सच्चाई, आपको याद हो या आपने पढ़ा भी होगा कि दरअसल प्रेमचंद जब यह परिभाषा कर रहे होते हैं उपन्यास की कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र मानता हूँ, तो यह परिभाषा दरअसल वही परिभाषा है कि जीवन की सच्चाइयों को कैसे हम एक अब उस महाकाव्यात्मक चरित्र से बाहर निकल करके अपने और आपके बीच होते हुए एक व्यक्ति के अनुभव को, उसके जीवन को, उसकी समस्या को, उसकी परेशानी को एक सामाजिक सच्चाई के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। 17वीं शताब्दी में पूंजी की वृद्धि और उसके लाभ को लेकर के जिस व्यापारिक यात्राओं की हम लोग बात कर रहे थे, तो पूरे विश्व भर में एक कॉलोनीज बनाने की अभ्यास में या उसकी परंपरा में ब्रिटिशर्स व्यापारी और ब्रिटिश लोग विश्व के कई कोनों में गए।
इसी व्यापारिक शक्तियों के जन्म के साथ साथ अगर हम देखें तो वह जो साहसिक, व्यापारिक और धार्मिक यात्राएं जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, वह उपन्यास की यात्रा के साथ शुरू होता है। इसलिए उपन्यास का एक रिश्ता जिसको बेनेडिक्ट एंडरसन ने स्पष्ट किया है वह यह है कि दरअसल उपन्यास एक पूंजीवादी विधा है। वो इसको एक कैपिटलिस्टिक प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं और उसके साथ ही एक मुद्रण और तकनीकी की व्यवस्था भी विकसित होती है। तो इसीलिए शुरू में जब हमने कहा था कि उपन्यास और सिनेमा ये दो तकनीकी विधाएं हैं, तो यह कारण था अगर मुद्रण का आविष्कार न होता तो शायद उपन्यास इतनी जल्दी प्रचलित और इतनी जल्दी लोकप्रिय न होता। और आल्फाक्स ने इन्हीं अर्थों में उपन्यास को पूंजीवादी आकांक्षा का विशिष्ट साहित्य रूप कहा है। अपनी पुस्तक द नॉवेल एंड द पीपुल, हिंदी अनुवाद ये उपलब्ध है इस किताब का, उपन्यास और लोक जीवन में विस्तार से उसने पूंजीवाद और उपन्यास के संबंधों पर लिखा है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों की तरह भारत में भी उपन्यास का जन्म उपनिवेशवादी मन संरचना में होता है। 19वीं सदी में अंग्रेजी राज, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य के साथ ब्रिटिश उपनिवेश बने भारत में नावेल आया। देखते देखते देश समस्त भाषाओं में नवोदित वाचक वर्ग पर वह छा गया। इसमें संदेह नहीं कि अन्य उपनिवेशित देशों की तरह यहाँ भी शुरू से ही उपन्यास एक राजनीतिक सामाजिक साहित्य रूप बनकर आता है। यहाँ के भी सजग सचेत उपन्यासकारों ने अपने समय समाज की समस्याओं को प्रस्तुत करते हुए सामाजिक राजनीतिक पहल में योगदान दिया है। परंतु उल्लेखनीय यह भी है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सही अर्थों में भारतीय उपन्यास का चेहरा उपनिवेशवाद या पूंजीवाद के विरोध का चेहरा बनकर के नहीं आता है। इन उपन्यासकारों में के यहाँ फील्डिंग, फ्लावेयर, डिकेंस आदि की तरह से पूंजीवादी समाज व्यवस्था की आलोचना नहीं मिलती है। इसके पीछे का मूल कारण संभवतः सामंतवादी मानसिकता और पूंजीवादी व्यवस्था की वह चालाक संरचनाएं हैं जिनकी दुरभिसंधियों में पराधीन भारत गुजर रहा था। सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी में प्रारंभिक उपन्यास इसके उदाहरण हैं। जैसे जो हिंदी की औपन्यासिक दुनिया है जिसमें एक जो भारतीय छवि वाली मानसिकता निर्मित करने वाले इतिहासकार हैं और जिन्होंने तिलिस्मी, अय्यारी, जादूगरी, चमत्कार, सस्पेंस, कौतूहल आदि कथाओं को आधार बना करके एक तरह से उपन्यास के इतिहास को प्रस्तुत किया है। अगर देखा जाए तो जो जासूसी उपन्यास हैं सही अर्थों में ये जासूसी उपन्यास भी नहीं है, क्योंकि इस पर अब बाद के शोधों में यह निष्कर्ष निकल करके आया है और एक शोधकर्ता और उपन्यास की अध्येता फ्रांचेस्का ओर्सिनी ने जासूसी उपन्यास 19वीं सदी के उत्तर भारत की एक व्यावसायिक विधा नामक लेख में यह निष्कर्ष दिया है। ये उर्दू फारसी दास्तानों और लोकप्रिय रोमांसों की रोमांचक दुनिया है जिसमें राजाओं और राजकुमारों, जादुई परियों और उनका अलौकिक संसार रहता है। यह उन संपत्तिशाली वर्गों की दास्तान थी जिनमें भूस्वामी और नगरों में रहने वाले बड़े सौदागर शामिल थे। तो साफ है कि जिसे फ्रांचेस्का इंगित कर रही हैं वह दरअसल अभी भी जिस सामंती समाज की इसके पहले हम लोगों ने बातचीत की कि एक व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन की समस्याएं आनी चाहिए, वह छूटी हुई थी हिंदी में। इसलिए उसका पाठक वर्ग कौन था, वह उपन्यास क्यों लिखे जाते थे, यह एक बहस तलब मुद्दा हो सकता है। और स्वाभाविक है कि जिन उपन्यासों की ओर इशारा कर रही हैं फ्रांचेस्का, उसके प्रतिनिधि उपन्यासकार चंद्रकांता संतति, भूतनाथ आदि रचने वाले देवकीनंदन खत्री थे और उस समय उनकी लोकप्रियता भी बहुत अधिक थी। कहा भी जाता है कि बहुत सारे लोगों ने हिंदी इसीलिए सीखी कि वह उन उपन्यासों को पढ़ सकें। लेकिन यह देखना चाहिए हमें कि यह हिंदी सीखने वाला वर्ग कौन था और उन उपन्यासों का पाठक वर्ग कौन था जिसकी ओर इशारा फ्रांचेस्का कर रही हैं। इसीलिए जब बेनेडिक्ट एंडरसन के उस कोटेशन को फिर हम दोहराएं कि यह एक तरह से प्रिंट कैपिटलिज्म का एक नमूना है उपन्यास, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इस कोटेशन को उद्धृत करें। इस क्रम में आगे हम अब उपन्यास की संरचना में कौन कौन से तत्व
महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अभी हमने एक तरह से उपन्यास के उद्भव, उसके जन्म, उसकी सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसको जाना समझा। लेकिन उपन्यास बनता कैसे है, एक लेखक, एक रचनाकार कैसे उसको निर्मित करता है, रचता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी संरचनाएं होती हैं जो आलोचकों और विद्वानों ने निर्धारित किए हैं, अब आगे हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। दरअसल जब हम लोग यह बातचीत कर रहे थे कि उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य है, तो उसी में उसकी संरचना की भी परिभाषा निहित है। उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसमें कहानी, कविता, नाटक, इतिहास, यह सब कुछ एक साथ समाहित हो सकता है और इसीलिए वह एक बहुत ही विस्तृत फलक वाली रचना बन जाती है। जिस तरह से कथा, कथानक और कथा वस्तु, यह तीन एक तरह से फ्रेम हैं उपन्यास के। किसी भी उपन्यास के लिए सबसे पहली जो ज़रूरत होती है कि कहना क्या है, और यह कहना क्या ही है दरअसल एक कथा के निर्माण की प्रक्रिया में आगे की ओर जाना होता है। और इसीलिए यह जो विषय का चुनाव है, वह विषय का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। हम किसी ऐसी समस्या को जो हमारे अपने समय की, अपने देश की, अपने समाज की या अपने परिवेश की, जहाँ से हम उसको विषय को लेते हैं और उसको एक कथा का रूप देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर हम उपन्यास की संरचना में देखें तो कथा कहन है, मतलब हम जो सुनाते आए हैं वाचिक परंपरा में भी कि एक राजा था, एक रानी थी, राजा और रानी दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय बीत रहा था, लेकिन उनके यहाँ एक ही कमी थी, उनके कोई संतान न थी। यह जो शिल्प है कथा कहने का, यह दरअसल यह कहन ही एक तरह से अपनी कहानीपन में उपन्यास की प्राथमिक ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी के पूरे, जिसे हम कहें कि यह कंकाल है एक तरह का, एक यह ढांचा है जिस पर हम बाहरी इमारत खड़ी करेंगे या बाहरी संरचना निर्मित करेंगे। इसीलिए यह कहा गया है कि कथा कहन है तो कथानक उस कहन की रचना, ताना बाना है, और कथा वस्तु इन दोनों से सृजित रूप का लक्ष्य या उद्देश्य। तो कथा कहन हो गई, कथानक उस कहन को रचने की, निर्मित करने की, बुनने की जो शैली है वह है, और कथा वस्तु इन दोनों के साथ जो उद्देश्य है, जिस समस्या को लेकर के या जिस विषय को लेकर के हम यह कहानी कह रहे थे, उसके उद्देश्य को इंगित करने वाला है। तो ये तीन तत्व प्रारंभिक हैं, कथा, कथानक और कथा वस्तु। इस संबंध में हिंदी के ही एक आलोचक हैं और कथानकों पर और कथा आलोचना पर कुछ उनके बहुत ही महत्वपूर्ण लेख हैं। नित्यानंद तिवारी का यह कथन उल्लेखनीय है। कथानक कहानी का सिर्फ ढांचा नहीं है, वह लेखक के अनुभव में वस्तुगत वास्तविकता की अनिवार्य आंच और निशान का प्रमाण होता है, और बिना सूक्ष्म भाषिक और तकनीकी योग्यता के भी सच्चे साहित्य की शर्तें पूरी कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि शिल्प, तकनीक और भाषा की योग्यता से प्रभाव को घनीभूत किया जा सकता है, असलियत नहीं पैदा की जा सकती। कथानक वास्तविकता का साक्षात्कार है, लेखक की सृष्टि नहीं। तो दरअसल जिस ताने बाने की, जिस संरचना की या जिस कहन के शैली की बात हो रही थी, उपन्यास अपने प्रभाव उत्पादकता में कथानक पर ही निर्मित होता है। यह कैसे है, इसको हम आगे अभी देखेंगे। दरअसल उपन्यास के लिए सबसे जिस कथानक की बात हो रही है, जिस शैली की बात होती है, उसमें कई बार यह बात उठाई गई है और आगे भी उठाई जाती रहेगी कि बहुत सारे उपन्यास गढ़न लगते हैं, रचना नहीं। तो जो गढ़िया होते हैं, मतलब वो एक तरह से बनाए गए हों, वह दरअसल अपने कथानक में कमजोर होते हैं। क्यों? उनमें एक अन्विति और सामंजस्य की कमी होती है। तो इसलिए कथानक के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वह है उस कथा और कथानक के बीच की अन्विति और सामंजस्य। इसको बहुत सारे लोगों ने सुई धागे के उदाहरण की तरह देखा है। हम ताना बाना बुनने की बात जब करते हैं तो जो
सुई और धागे का रिश्ता है, उसके उदाहरण या उसके प्रतीक के सहारे भी इस ताने बाने को समझाने की कोशिश की है। पाश्चात्य आलोचकों में मिलान कुंदेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं। उन्होंने इस संरचना को एक आधुनिक युग के विकसित तकनीकी माध्यम के रूप में परिभाषित किया है और ऑर्केस्ट्रा का उदाहरण देते हैं वो मिलान कुंदेरा। जैसे हम सब जानते हैं, सभी परिचित हैं ऑर्केस्ट्रा से, कि ऑर्केस्ट्रा एक ऐसा मंच है जहां गाना पीछे बज रहा है, उस गाने को प्रस्तुत करने वाली या करने वाला, या उस गाने पर नृत्य करने वाली या नृत्य करने वाला, जो अपने पूरे चाक चौबंद चकाचौंध में सामने दर्शक और श्रोता को स्पष्ट रूप से दिखता है। तो वह जो प्रभाव है मूलतः दरअसल वो जो एकदम से वह नृत्य करती हुई या करता हुआ व्यक्ति दिखता है, वह उसके आकर्षण में बंधा होता है। जबकि ऐसा नहीं है। ऑर्केस्ट्रा अपने उस पूरे पार्श्व में पूरे वाद्य यंत्रों के साथ एक पूरी कतार होती है, हम उसको ओझल कर देते हैं। अगर आप सोचिए कि उस वाद्य यंत्रों को हटा दिया जाए तो ऑर्केस्ट्रा अपने पूरे ही प्रभाव में क्या वह प्रभाव छोड़ पाएगा? कतई नहीं। इसीलिए मिलान कुंदेरा कहते हैं कि दरअसल ऑर्केस्ट्रा अपने मुकम्मल में, उसके लिए वो शब्द देते हैं सिनर्जी। तो जो पूरी सिनर्जी है वो एक सामंजस्य के साथ जब इकट्ठा होकर के परिलक्षित होती है तो दरअसल वह अपने प्रभाव में सर्वोत्तम होती है। ठीक उपन्यास के साथ भी, इसीलिए वो ऑर्केस्ट्रा की संरचना को उपन्यास की संरचना से जोड़ते हैं और ठीक पूरी तरह से उसको दिखाते हैं कि दरअसल कथानक में इन सब की एक अन्विति होगी, एक कोहेरेंस होगा और एक सामंजस्य होगा, जिसके सहारे कथा और कथानक में कोई फांक ना दिखे। अब इसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ है वह है कोई भी कथा बिना चरित्र के निर्माण के संभव नहीं है। इसीलिए जब मानव जीवन का चरित्र मात्र प्रेमचंद कहते हैं तो दरअसल वह उस मानवीय जीवन और उसकी समस्या में हम कोई एक प्रातिनिधिक चरित्र निर्मित करने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश में हमेशा यह लक्ष्य होना चाहिए कि वह जो चरित्र हम समाज से ले रहे हैं वह दरअसल एक पर्सनल नहीं है, इंडिविजुअल तो है, क्योंकि पर्सनल जब होगा तो वो अपनी निजता को व्यक्त करेगा, लेकिन अगर वह व्यक्ति है तो वह किसी न किसी समाज की प्रातिनिधिकता में चित्रित होगा। तो चरित्रांकन या चरित्र चित्रण जिसे कहा जाता है, उस लिहाज से उपन्यास की कथा में चरित्र कैसे निर्मित किए जाएं, उनके परिवेश, उनकी परिस्थितियां, उनका देश काल और वातावरण, जिसे हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो समकाल है वह उस समकाल से पैदा हुआ या निकाला गया या पाया गया चरित्र है या नहीं। इसीलिए चरित्रांकन उपन्यास में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हेनरी जेम्स का मशहूर कथन है कि चरित्र घटना की नियति के सिवा और क्या है, और घटना चरित्र के विश्लेषण के सिवा और क्या है। यदि घटनाओं और चरित्रों को एक सुनिर्दिष्ट विषय और वस्तु के साथ प्रस्तुत कर दिया जाए तो चरित्रांकन बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। अन्य साहित्यिक रूपों की तुलना में उपन्यास को चरित्रांकन की यह सुविधा प्राप्त है, क्योंकि इसे जो कलात्मक स्वतंत्रता, लचीलापन और यथार्थ के सभी रूपों के प्रति विस्तृत क्षेत्र प्राप्त है, वह अन्य विधाओं के लिए सीमित है। उपन्यास का ढांचा ऐसा होता है कि इसमें जीवन के सभी प्रकार की जटिल और विस्तृत संबंधों व परिस्थितियों को चित्रित किया जा सकता है। हेनरी जेम्स ने इस संबंध में और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उपन्यास में जीवन के मूल संगीत को, उसकी छलना को, उसकी अरूप अनगढ़ को पकड़ने की कोशिश होती है और यही प्रयास उपन्यास को जीवंत बनाता है। यह उद्धरण बहुत ही अर्थ व्यापकता में समझने के लायक है कि मनुष्य के मूल संगीत को, उसकी छलना को और उसके अनगढ़ अरूप जीवन को, क्योंकि हम एक जीवन क्रम में लगातार अपने सुख दुख, खुशी, गम, इन सबको ही धीरे धीरे जीते चले जाते हैं, छूटता चला जाता है। लेकिन जब हम स्मृति में उसको पुनः आयातित करते हैं, जिसे आप रिकॉल करना कहते हैं, तो जब उसको रिकॉल करते हैं
तो दरअसल हम किसी एक स्मृति के क्षण को नहीं, उस पूरे जिए हुए जीवन और उसके अनुभव को ही स्मृति के सहारे पाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कथा अपने चरित्र में और फिर चरित्र अपनी कथा में, इन दोनों का जो रिश्ता है वह दरअसल स्मृति को वर्तमान में ले आना, अनुभव में उसको निर्मित करना और किसी चरित्र के सहारे उसको जीवंत करना, यह एक संरचना होती है। और कोई भी कहानीकार, कोई भी कथाकार इस संरचना को आगे बढ़ाता है कि जाहिर है यह जीवंतता उपन्यासों के चरित्रों, घटनाओं, वस्तुस्थितियों के सफल चरित्रांकन पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि इन्हीं के अनुरूप प्लॉट निर्मित होता है और प्लॉट का प्रस्तुतिकरण और समायोजन होता है। कथा, कथानक और कथा वस्तु की निष्पन्नता भी दरअसल इस प्लॉट की सफलता पर ही निर्भर होती है। तभी तो 20वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण आलोचक E.M. फास्टर ने कथा साहित्य में चरित्र चित्रण पर विशेष जोर दिया है। उनका कहना है कि उपन्यास चरित्रों की सर्जना करता है, उसका निर्माण नहीं करता। यह कथन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि उपन्यासकार चरित्रों का निर्माण करेगा तो उसे सांचे गढ़ने पड़ेंगे, जबकि सर्जना में वह गढ़े हुए सांचों को तोड़ भी सकता है। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे कि कई उपन्यास इस तरह से कथानक में गढ़िया लगते हैं, गढ़े हुए लगते हैं, तो दरअसल वह गढ़ना एक तरह से ऊपर से अगर आरोपित है तो वह झलकता है, वह कथा के विन्यास में और उसके प्लॉट के साथ ही विकसित होना चाहिए, न कि आरोपित। अब जो अगला जिस पे हम बातचीत शुरू कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी होता है जो जहां हम बातचीत कर रहे थे कि दरअसल उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसमें कहानी का तत्व है, कविता का तत्व है और साथ ही साथ नाटकीय विधा पूरी तरह से उपन्यास में मौजूद है। तो नाटक के तत्वों का भी एक तरह से उपयोग उपन्यास में बहुत ही सलीके से किया जाना चाहिए, जैसे कि संवाद योजना, क्योंकि एक चरित्र, दो चरित्र, तीन चरित्र, फिर उनकी परिस्थितियाँ, फिर वो घटनात्मकता, इन सबके बीच की जो आपस में जोड़ने की कड़ी होगी वह एक भाषिक संवाद योजना के तहत ही हम जोड़ पाएंगे। इसलिए उपन्यास की संरचना में संवाद योजना का विशेष महत्व होता है। जिन चरित्रों और वस्तुस्थितियों के माध्यम से उपन्यास में जीवन यथार्थ का चित्रण किया जाता है, उसका महत्व इस बात में है कि वह किस प्रकार वर्णित हुआ है, किस प्रकार रूपायित हुआ है। वर्णन और रूपांकन की कला में संवाद की विशेष भूमिका होती है। नाटकीय स्थितियों, दृश्यों, तनावों और प्रभावों को रचने में संवाद रचना के कौशल को नकारा नहीं जाता। इस प्रकार नाटकीय संरचना और दृश्य प्रधान चित्रात्मकता के निर्माण के लिए संवाद योजना की महत्ता को छोड़ा नहीं जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उपन्यास में चरित्रों और घटनाओं की अन्विति के संदर्भ में कथालोचकों ने संवाद के लिए कुछ आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है और संवाद योजना में इनका ध्यान रखना चाहिए। वो तत्व हैं जीवंतता, तीव्रता, लचीलापन, अभिव्यंजकता, वस्तुनिष्ठता, नैतिक शक्ति, वाग्मिता और काव्यात्मकता। जोसेफ कॉनराड की इस संबंध में मान्यता है कि उपन्यास का प्रभाव भी इंद्रियों द्वारा संप्रेषित प्रभाव होता है। इसलिए यह कोशिश होनी चाहिए कि लिखित शब्द की शक्ति से आप सुन सकें, अनुभव कर सकें और उससे भी पहले देख सकें। वाल्टर विंसेंट ने भी कभी कहा था कि उपन्यास प्रयोग के आधार पर जीवित रहता है और प्रयोग का अर्थ ही है उन्मुक्ति। तो इस लिहाज से दरअसल जो संवाद के लिए तत्व गिनाए गए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है कि उपन्यास एक लिखित शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। तो लिखित शब्द को कैसे हम सुन सकें, अनुभव कर सकें और उससे भी अधिक हम उसको देख सकें। तो हमेशा ये देख सकने को थोड़ा आप इस ढंग से समझेंगे कि यह देख सकना दरअसल एक विजुअलिटी में, उपन्यास तो शब्द में है, लेकिन अगर उपन्यास एक विजुअल बना रहा है, एक दृश्यात्मकता प्रस्तुत कर रहा है, तो वह संप्रेषित बहुत अधिक होता है। इसीलिए सिनेमा उपन्यास के आधार पर बनाने में, मतलब वो कथा के विषय बहुत ही आसानी से चुन लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें विजुअलिटी बहुत अधिक होती है। तो यह संवाद और चरित्रांकन में विशेष ढंग से ध्यान देना चाहिए कि दरअसल जिस चरित्र का हम निर्माण कर रहे हैं, जो संवाद हम रच रहे हैं, वह संवाद दृश्यात्मकता उपस्थित कर पा रहे हैं अथवा नहीं।
अब हम धीरे धीरे इस पाठ के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। शुरू में मैंने कहा था कि हम सामाजिक परिवर्तनों, बदलावों के साथ-साथ उपन्यास के अपनी जो विधा है, जहाँ से वह शुरू हुई थी, वह विधा हमारे सामने आई थी। उसमें अब तक न जाने कितने प्रयोग, कितनी तरह की परिवर्तन और कितने तरह की नवीनता और कई विधाओं का आपस में एक गुंफन भी मिलता है, एक आपसी घाल-मेल भी आप उसको कह सकते हैं। क्योंकि अब आज के समय में जब यह कहा जा रहा है कि एक तरह से कोई भी विधा, और उपन्यास तो खैर एक विस्तृत फलक की विधा है, शुरू में ही जैसे कविता, नाटक, कहानी की हम बात कर रहे हैं, तो अब बहुत ही शोधपरक ढंग से भी, जैसे एक रिसर्च का मेथड होता है, जिसे जो समाज विज्ञान का मेथड था, समाज विज्ञान की प्रविधि थी, अब समाज विज्ञान की प्रविधियों का उपयोग करके भी हम एक उपन्यास लिखते हैं और उसको बाकायदा एक उपन्यास की तरह देखते हैं। जैसे महुआ माझी का उपन्यास मैं बोरिशा इल्ला, वह शोध के दौरान जुटाए गए आंकड़ों, तथ्यों और उनके आधार पर निर्मित निष्कर्षों के साथ एक कथा का विकास करके लिखा गया उपन्यास है। तो इस तरह के दौर में जो हमारा समकालीन दौर है, जिसमें एक उदारवादी पूंजीवाद, या जिसे कहा गया कि यह नए ढंग का साम्राज्यवाद है, या जिसे यह कहा गया कि यह भूमंडलीकरण है, उसमें दरअसल उपन्यास विधा के लिए भी एक प्रश्न निकल कर के आया कि क्या उपन्यास विधा का भविष्य क्या होगा। ठीक वैसे यह प्रश्न है जैसे यह कहा गया कि इतिहास का तो अंत हो गया है। तो इतिहास का अंत होना एक तरह से स्मृति का अंत होना है, आख्यान परकता का अंत होना है, ग्रांड नैरेटिव्स जो हमारे थे, महाआख्यान, उनका अंत होना है। तो उपन्यास का अंत स्वाभाविक था, लेकिन यह धारणा सिरे से खारिज हो चुकी है। अभी भी जिन जिन देशों में, विश्व के जिन जिन भूभागों में, जिन्हें यह कहा जा रहा था कि यह सब एक विश्व ग्राम है, जहां लोक समाजों में, लोक स्मृतियों में, या जिसे आप कहते हैं जो प्रतिरोधी समाज हैं, वहां अभी भी उपन्यास नए नए ढंग से, नए नए प्रतीकों के साथ और नए नए प्रतिरोधों के साथ सामने आता हुआ दिख रहा है। और दरअसल यह परिवर्तन, यह नूतनता ही उपन्यास को नॉवेल बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रांस में 1956 से 65 वाला जो दशक है, उसमें उपन्यास को लेकर के तरह तरह से बीच बीच में आंदोलन भी हुए हैं। तो एक आंदोलन हुआ था जिसे नोवा रोमा नामक आंदोलन कहा गया, मतलब नया रोमान। तो अब उसके ठीक आसपास ही ब्रिटेन में भी अंग्रेजी में जो एंटी नावल का मूवमेंट हुआ, हमारे अपने देश में भी जो 6वां 7वां दशक है, कन्नड़ में वह नव्य आंदोलन, जिसकी एक उपज U.R. अनंतमूर्ति, ठीक उसी तरह से मराठी में जिसकी एक उपज भालचंद्र नेमाड़े। तो संस्कार, कोसला, ये एक नए ढंग के उपन्यास हैं, और वो केवल इसलिए नहीं कि वो कथा और विषय में ही नए हैं, वह अपनी चुनौतियों में और अपने प्रयोगों में भी नए हैं। तो इसलिए एंटी नावल का वह प्रभाव, जैसे अब हिंदी में ही आप उसी समय देख लीजिए शिवलाल शुक्ल का राग दरबारी। तो राग दरबारी को आप उपन्यास की उस जो चली आ रही परंपरा में नहीं देख सकते हैं। वह एक तरह से जिस भाषा, जिस शैली, जिस मुहावरे में वह उपन्यास रचा गया है, वह दिलचस्प प्रयोग है, और इसलिए वह इतना पढ़ा गया। जो हिंदी का व्यक्ति नहीं है वह भी उसका एक पाठक है और उसमें मजे लेता है। तो यह नवीनता, यह नूतनता आपको उपन्यासों में लगातार मिलती रहेगी, वो चाहे डेथ ऑफ डिसिप्लिन का नारा दिया जाता हो, लेकिन दरअसल डेथ ऑफ डिसिप्लिन नहीं होता है। उसमें एक प्रयोग आपको मिल सकता है, उसमें एक आपको परिवर्तन दिख सकता है, लेकिन यह अगर कयास लगाया जाए कि नहीं उपन्यास नामक विधा ही अब खत्म हो जाएगी, तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि उपन्यास बचा रहेगा तब तक जब तक समाज बचा रहेगा, जब तक देश बचा रहेगा। तो देश और समाज की भावना से आज अपने आधुनिक समय में, उत्तर आधुनिक समय में उपन्यास भी रचा जाता रहेगा और उसकी ज़रूरत बची रहेगी। भले ही उपन्यास पहले भी और आज भी सबसे अधिक सेंसर की जाने वाली विधा है। अगर आप साहित्यिक विधाओं में देखें तो सबसे अधिक जिस पर सेंसर किया गया है वह विधा उपन्यास ही है। अतः अब हम अगर निष्कर्ष के रूप में देखें तो साहित्यिक विधा के रूप में उपन्यास सर्वाधिक आधुनिक, समावेशी और सामाजिक और साथ ही साथ लोकतांत्रिक साहित्यिक रूप है।
यह आधुनिक मनुष्य के सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक संघर्ष और विकास का एक ऐसा अभिव्यक्त रूप है जिसमें वह अपनी नियति और जिजीविषा के साथ व्यक्त होता है। उपन्यास का ढांचा ऐसा होता है कि इसमें जीवन की सभी प्रकार के जटिल और विस्तृत संबंधों व परिस्थितियों को चित्रित किया जा सकता है। उपन्यास में कथा और कथानक के सफल निर्वाह के लिए घटनाओं, चरित्रों, संवादों, अन्वितियों, सामंजस्य, विषयजन्य परिस्थितियों, विषय का चुनाव, भावों, मनोभावों, घातों, प्रतिघातों, घटनाओं, इन सब का ही एक तरह से ताना बाना बुना जाता है, जिसको कि हम लोगों ने कथानक कहा। और वो कथानक में ये सारी चीज़ें एक प्लाट के तहत रची जाती हैं। और सबसे जो ज़रूरी होता है वह जिस चरित्रांकन की हम बात कर रहे थे, उस चरित्रांकन में जो एक अंतर्द्वंद और तनाव होता है, वह अंतर्द्वंद और तनाव दरअसल चरित्र के बीच से उसके सूत्रीकरण के सहारे विकसित किया जाता है, जो उपन्यास को पढ़ाने में और आगे क्या हुआ यह प्रश्न बनाए रखने में। क्योंकि कथा की जो वही आदिमवाचिक परंपरा है, इसमें एक वाचक होता था और कुछ श्रोता होते थे, जिसमें वाचक कहानी कहता था, श्रोता क्या हुआ, मतलब आश्चर्यजनक ढंग से। तो यह भी एक योग्यता है कि वह इन सारी ही चीज़ों के साथ वह उस क्या हुआ को बनाए रखे। और उपन्यास ही है जो मनुष्य, समाज और व्यक्ति के अंतर्द्वंद्वों और अंतर्विरोधों के साथ उससे आपसी रिश्तों को संपूर्णता में पकड़ने और अभिव्यक्त करने का दावा करता है, और एक हद तक अभिव्यक्त भी करता है। यहीं आकर उपन्यास केवल एक साहित्यिक निर्मिति अथवा लिटरेरी कंस्ट्रक्ट भर नहीं होता है, बल्कि वह एक सोशल कंस्ट्रक्ट या एक सामाजिक निर्मिति बन जाता है। और इसीलिए इतिहासकार भी बहुत बार उपन्यासों को भी अपने स्रोत के रूप में, खास करके जो समाज की आंतरिक परतें हैं, उन परतों को समझने के लिए इधर के इतिहासकारों ने उपन्यासों का भरपूर उपयोग किया है। और इस लिहाज से हम देखें तो उपन्यास अपने जन्म से लेकर के और आज तक जो उसने विकास के पड़ाव तय किए हैं, उसमें लगातार अपने को उसने नावल अर्थ में और अपने उस होने और अपनी सामाजिकता के दायरे के अर्थ में वह सफल रहा है। और इस लिहाज से उपन्यास का भविष्य बचा रहेगा।